गुजरात के प्रेजेंटेशन के इस अवसर पर आप सबने गुजरात के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, गुजरात के विषय में जानने में रुचि दिखाई। ये हम सब के लिए आनंद और गौरव की बात है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ पर मेरा है उतना ही आप सबका है, इसलिए आप के फोर फादर्स किसी भी प्रदेश के क्यों न हो, आपकी मातृभाषा कोई भी क्यों न हो, आप हिंदुस्तान के बाहर एक पीढ़ी से गए, दो पीढ़ी से गए या अभी अभी गए, जो भी हो, लेकिन आपका गुजरात पर पूरा पूरा अधिकार है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत सीरियस नेचर का बिजनेस होता है और उसके लिए हम राज्य के अंदर हर 2 साल के बाद एक वाइब्रेंट समिट करते हैं, प्योरली इसी काम के लिए करते हैं और हर वाइब्रेंट समिट में दुनिया के 100 से अधिक देश आते हैं। भारतीय मूल के लोग भी आते हैं, विदेशों के लोग भी आते हैं और हर एक को एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। लेकिन इस अवसर पर जब हम दुनिया में बैठे हुए हमारे सभी भाई बहन कितनों ही सालों से क्यों न गए हो, उनका भारत आने का कोई प्लान भी न हो, बच्चे भी भारत आने के लिए तैयार न हो, आने वाले 50 साल में उनको ध्यान में नहीं होता है कभी हिंदुस्तान वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी उसके दिल में एक बात हमेशा रहती है कि क्या मेरा देश प्रगति कर रहा है। ये सवाल दुनिया के किसी भी कोने में मूलतः भारतीय जो होगा उनके मन में रहता है, भाषा भूल गया होगा तो भी रहता है। इस अवसर से, सही जानकारियों से उसका एक विश्वास बिल्डअप होता है। हाँ, भले ही मैं दुनिया के किसी और कोने में रहता हूं, लेकिन जिस भूमि से मेरे पूर्वज आए थे वो भूमि आज भी दुनिया को कुछ दे रही है। भाइयों बहनों, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, आप सबको गर्व हो, संतोष हो, आनंद हो, ऐसा बहुत कुछ हिंदुस्तान की मिट्टी में हो रहा है, हम गर्व करें। अटल जी के समान है। पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान के लोग तो जरा सीना तान के घूम रहे थे, हाँ यार अपने देश ने कुछ किया। क्रिकेट के खेल में भी जीत जाते हैं तो दुनिया में रहने वाले कोई भी वो क्रिकेट जानते भी नहीं होंगे, खिलाड़ियों के नाम भी मालूम नहीं होगा, लेकिन उनका सीना तन जाता है, यार कुछ हुआ। ये बहुत स्वाभाविक है। इस प्रवासी भारतीय दिवस में इस इंटरेक्शन के मूल है तो इसी बात का है कि हम सच्ची जानकारियों के माध्यम से विश्वास के साथ दुनिया को कह सके कि हाँ, हिंदुस्तान एक जगह है कि जहां पर प्रॉस्पर होने के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं, बहुत संभावनाएं पड़ी है। भारत आपको निमंत्रण देता है। भाई बहनों, गुजरात के सभी क्षेत्रों में विकास किया है। कुछ हल्के फुल्की भाषा में वहां मैं बता रहा था, अभी आपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी देखा है। और जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की चर्चा कर रहे हैं तो गुजरात ने जिस प्रकार से विकास की डिजाइन बनाई है उसमें सब प्रकार को बारीकियों से हम लेते हैं। जैसे ये कहा जाता है गुजरात देश का ग्रोथ इंजन है। हमारी इकोनॉमी कैसे बदल आई है? 1960 में गुजरात ने अपनी यात्रा शुरू की। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, 11 5 प्लान हो गए, 9 5 ईयर प्लान तक हमारी टोटल प्लान अमाउंट जो थी वो 47,000 करोड़ थी। In all 9 plans, the total was 47,000 crore rupees. In 10th and 11th, in 10th we crossed
1 lakh crore, and in 11 we crossed 1,11,000 crore. So you can imagine that how fast the economy is growing in Gujarat. कितनी तेजी से हम चल रहे हैं. लेकिन इस ग्रोथ को भी हमने बैलेंस ग्रोथ की ओर देखा है और हम कहते हैं 1/3 इंडस्ट्रियल, 1/3 एग्रीकल्चर एंड 1/3 सर्विस सेक्टर. और इन तीनों पिलर पर हम इकोनॉमी को डेवलप करते हैं तो वो कभी भी उसमें कितना ही रिसेशन क्यों ना आए, संकट क्यों ना आए, हम पूरी इकोनॉमी को कभी डैमेज नहीं होने देंगे. अब सर्विस सेक्टर में जैसे एक हिस्सा ले लीजिए टूरिज्म. गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट. आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको गुजराती मिलेगा ही मिलेगा. वो कहीं कहीं देखने के लिए, घूमने के लिए आया होगा. दे आर बेस्ट टूरिस्ट. लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन. टूरिज्म के मैप पर गुजरात नहीं था. आज मित्रों, हिंदुस्तान का जो टूरिज्म सेक्टर का ग्रोथ है, उससे गुजरात का टूरिज्म का ग्रोथ डबल है. कंट्री का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ से गुजरात का टूरिज्म ग्रोथ डबल है. क्योंकि हमने टूरिज्म पर बल दिया, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं. आज मेरे यहां बहुत बड़ी मात्रा में 50 साल में जितनी होटल बनी थी, उससे ज्यादा होटल पिछले 10 साल में बनी है. और आज भी बहुत पाइपलाइन पर काम चल रहा है. तो हम सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी ताकत के साथ जा रहे हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा हो काफी तेजी से आगे बढ़ा है. लेकिन इंडस्ट्री में भी हम जिसमें सबसे ज्यादा मजदूरी मिले उसको बल दे रहे हैं. हम पहले केमिकल फार्मास्यूटिकल तक सीमित थे, हम इंजीनियरिंग एक्टिविटी पर बल दिए रहे. और जैसे मैंने अभी कहा था, कार मैन्युफैक्चरिंग हो या शिपिंग इंडस्ट्री हो, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को बल देना चाहते हैं. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली चाहिए. लेकिन हमने 2 और सेक्टर को पकड़ा है. गुजरात अकेला राज्य है देश में कि जहां पर 2200 किलोमीटर लॉन्ग गैस ग्रिड है. यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मॉडल की ओर बढ़े हैं. मित्रों, दुनिया में वी आर सेकंड लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. एक राज्य में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में वी आर सेकंड इन द वर्ल्ड. यानी हम एक मॉडर्न गुजरात को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में सिर्फ रोड्स, बिजली, पानी यहां तक सीमित नहीं है. हम फ्यूचर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया को करना है. उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर, हम एग्रो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं. जमीन तो सीमित है, ईल्ड कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर में क्वालिटेटिव चेंज कैसे आए और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कैसी हो, उस पर हमने बल दिया है. और उसमें हमें बहुत सफलता मिली है. और हम आधुनिक विज्ञान का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्रॉम लैब टू लैंड, जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लैब में खोजा है, उसको लैंड तक लाने के लिए एक पूरा बहुत बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया है. रोज हिंदुस्तान का 3% नहीं पहुंच रहा है. हम 11 को क्रॉस कर चुके हैं और ये आगे भी हम बढ़ने वाले हैं. यानी और उसमें हमने जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बल दिया. पानी की हमारी समस्या है तो उसका समाधान हो जाए. लेकिन हम लोग क्यों किया? आज हिंदुस्तान में मनुष्य के लिए हेल्थ कार्ड नहीं होगा, लेकिन मेरे राज्य में सॉइल के लिए हेल्थ कार्ड है. खेत किसान के बाद आपकी जमीन, उसकी क्वालिटी क्या है, कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, किस क्रॉप के लिए अनुकूल है, और उसको अब भारत सरकार ने भी एडॉप्ट किया है. शायद भारत सरकार भी हिंदुस्तान के अंदर उस काम को कराने की दिशा में प्रयास करने वाली है. लेकिन हमने एग्रोटेक पर बल दिया है. अब आगे हमारी कोशिश है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन. हम नहीं चाहते हमारा कच्चा माल जाए. जैसे आज हमारा कैस्टर दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कैस्टर एक्सपोर्ट हो. हम चाहते हैं कि कैस्टर ऑयल प्रोसेस हो, 300 प्रकार की चीजें बनती हैं और दुनिया में वैल्यू एडिशन के साथ हम बेचें. तो हम ऐसे लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं. हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत बनाना चाहते हैं, किसान को मजबूत. हम सिर्फ कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं. आज भी कॉटन ग्रोवर्स स्टेट, हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं. दुनिया के सब देशों में हमारा कॉटन जाता है. लेकिन हम आने वाले दिनों में रेडीमेड गारमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. हम सिर्फ कॉटन से हटना नहीं चाहते, फैब्रिक में. और हम 5 फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं. फार्म से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन टू फॉरेन.
करना चाहते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को उस दिशा में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब एग्रीकल्चर को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। हम एग्रीकल्चर को भी 3 पिलर पे खड़ा करना चाहिए। हम कहते हैं 1/3 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री एंड 1/3 ट्री ग्रोइंग। हम वृक्षों की खेती करके दुनिया में वृक्ष भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट पड़ा है विश्व में, और हम हमारे खेत में इन कामों को कर सकते हैं। एग्रीकल्चर करते करते हमारे आनंद डिस्ट्रिक्ट एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ने सक्सेसफुल प्रयोग किया है कि पूरी उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को 3 हिस्सों में बहुत सफलता से बांटा है। 1/3 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, 1/3 मिल्क प्रोडक्शन एंड 1/3 ट्री प्रोडक्शन, बनाना, खेत के अंदर वृक्षों की खेती करना। और उसको फिर 10 साल 15 साल के बाद बेच रहे हैं, चंदन तक की खेती करते हैं और बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। तो हमने इस प्रकार से बहुत ही माइक्रो प्लानिंग के साथ हमारे डेवलपमेंट का बेस बनाया है। इसके साथ जुड़ा हुआ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना महत्व है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का महत्व है, और ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बल होता है स्किल डेवलपमेंट। मित्रों, नेक्स्ट ईयर 150 ईयर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जन्म जयंती मनाने वाले हैं, और हम 150 ईयर बर्थ एनिवर्सरी वो हम पूरे साल भर मनाने वाले हैं और यूथ ईयर के रूप में मनाने वाले हैं। लेकिन उसमें भी हमारा फोकस है स्किल डेवलपमेंट। हम बहुत बड़ी मात्रा में स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूशन खड़ी करना चाहते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में आए ताकि उसको 6 महीने की ट्रेनिंग, 8 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग, वो रोजी रोटी कमाने लग जाता है, उसको वैल्यू एडिशन हो जाता है, और वो एक प्रकार से इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और हमारा पूरा बल, अब इसमें हमारा तरीका कैसा होता है? जस्ट आई गिव यू सैंपल। मैंने एक दिन हमारे अफसरों की मीटिंग की, मैंने कहा भाई स्किल डेवलपमेंट से हवाबाजी नहीं करनी है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक उसको कितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। जितने प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है उतने स्किल की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए उसको गुलदस्ते की जरूरत है तो गुलदस्ता बनाने वाला चाहिए। तो और मित्रों, हमारे अफसरों ने एक 8-10 घंटे ऐसे ही गप्पे मारते मारते लिस्ट बनाई, तो करीब 976 टाइप ऑफ सर्विस मनुष्य लेता है जन्म से मृत्यु तक। मैंने कहा तो 976 टाइप स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज चालू कर। तो हम नीड बेस्ड स्किल डेवलपमेंट को बल दे रहे हैं। तो मित्रों, ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बहुत माइक्रो लेवल पर चीजों को हमारे यहां वर्कआउट किया जाता है, और उसी का परिणाम है कि आज गुजरात बहुत प्रगति कर रहा है। गुजरात बहुत तेजी से विकास कर रहा है। चाइना हो, जापान हो, कनाडा हो, सिंगापुर हो, ये बहुत ही एक्टिवली गुजरात के बहुत बड़े इन्वेस्टर बने हैं, बहुत बड़े। तो इन सब के बदौलत मैं मानता हूं कि देश की इकोनॉमी में हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोगों का टारगेट होना चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल। हमने दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए टारगेट रखा, और इसलिए हमने कुछ वैल्यूज को पर हम बल दे रहे हैं। 0 डिफेक्ट, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में 0 डिफेक्ट, दैट इज योर गोल। अगर 0 डिफेक्ट होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, हम ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव ए चीप लेबर एंड गुजरात इज ए स्टेट जहां 0 मैंडेज लॉस है। वी डोंट हैव एनी स्टेट लेबर प्रॉब्लम, पीसफुल लेबर है पूरा मेरे राज्य में। तो इन सारी चीजों का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो मित्रों, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जितना हम कहें इतना कम है।